नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का बड़े न्यूज के 5 जनवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तराना जनपद के सीईओ केपी राज को ईओडब्ल्यू की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जनपद कार्यालय में धर दबोचा। वह एक सरपंच से 1 लाख रुपए मांग रहा था। इसमें से 80,000 रुपए लेने के बाद भी उसकी लालच की भूख कम नहीं हुई थी। बुधवार को ईओडब्ल्यू की टीम उज्जैन से तराना पहुंची थी। दरअसल बरेली के सरपंच लक्ष्मी नारायण धाकड़ ने सीईओ केपी राज के घूस लेने की शिकायत की थी। सरपंच के मुताबिक पंचायत में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों के बदले सीईओ ने 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। इसमें से 80,000 रुपए वह दे भी चुका था। शेष 20,000 रुपए के लिए सीईओ केपी राज लगातार दबाव बना रहा था। बुधवार को जनपद पंचायत में जैसे ही सरपंच ने सीईओ को 20,000 रुपए थमाए, ईओडब्ल्यू के अफसरों ने दबोच लिया। राज के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। रिश्वत की रकम सीईओ के पास से बरामद की गई। ईओडब्ल्यू डीएसपी संजीव कुमार पाठक, इंस्पेक्टर अजय संकर, पीके व्यास, सब इंस्पेक्टर अर्जुन मालवीय, एएसआई अशोक राव, हेड कांस्टेबल मोहन पाल, आरक्षक मनोज सिरवैया, भरत मंडलोई की टीम सीईओ को पकड़ने गई थी। मैं निर्माणात्मक कार्य के लिए सरपंच द्वारा शिकायत किया गया था पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू उज्जैन के यहाँ कि इसमें प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। तो उस मांग पर हम लोगों ने पहले रेकी करके उसका पूरा वेरीफाई किया कि इनके द्वारा मांग की जा रही है नहीं। जब ये वेरीफाई हो गया देन आफ्टर आज हम लोगों ने उनको जैसे ही पैसे लेके भेजा तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, अपने पास रखा और देन हमारी टीम ने उनको कैप्चर कर लिया। नागदा के बजरंग दल नेता राकू चौधरी की हत्या के चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय वे राकू के घर पर नजर रखे हुए थे। आरोपियों का मकसद राकू को उसके ही ऑफिस में मारकर लाश को वहीं रखना था, लेकिन एक चूक से मामला सामने आ गया। राकू चौधरी की दादागिरी से परेशान होकर तरुण शर्मा, पृथ्वीराज पवार, आर्यन आर्य और विजय आक्या ने उसकी हत्या का प्लान बनाया था। आर्यन आर्य ने तरुण शर्मा को पिस्तौल खरीद कर दी थी। घटना वाले दिन पृथ्वी राकू चौधरी के ऑफिस के बाहर तो विजय आक्या राकू के घर के बाहर नजर रखे हुए थे। प्लान ये था कि राकू की उसके ही ऑफिस में हत्या कर दी जाए और फिर गेट बंद कर निकल लिया जाए। लेकिन एक गोली लगने के बाद पिस्टल से दूसरी गोली नहीं चली तो राकू ने तरुण शर्मा को गले से दबोच लिया था। वो उसे खींचकर बाहर ला रहा था। इसी दौरान तरुण शर्मा ने 2 और गोलियां दाग दी। इसके चलते राकू ने दम तोड़ दिया। इधर राकू चौधरी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच को लेकर चक्का जाम करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। करीब 30 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें पूरे प्रकरण में जो चौथा आरोपी गिरफ्तार किया है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है और जो षड्यंत्र हुआ है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। और जो आरोपी पूर्व में जो आरोपी गिरफ्तार हुए उसका ये दोस्त है, दोस्ती के नाते, और इसकी क्या दुश्मनी संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। ऐसा अभी तक ऐसी चीज़ कुछ नहीं आई है, लेकिन फिर भी और गंभीरता से एक एक बिंदु पे इसकी जांच की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा की शुरुआत हुई है। मंदिर में टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। इन नंबरों पर कभी भी कॉल कर आप दर्शन, आरती, पूजन, दान संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर 7 दिन और 24 घंटे चालू रहेगा। मंदिर समिति ने एक टोल फ्री नंबर और 5 लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने फैसिलिटी सेंटर 1 में कंट्रोल रूम और जन सुविधा केंद्र शुरू किया है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। ये रहेंगे नंबर: टोल फ्री नंबर 1800-233-1008, लैंडलाइन नंबर 0734-255-9272, 0734-255-9275, 0734-255-9276, 0734-255-9277 और 0734-255-9278। देवास से गेहूं भरकर हरियाणा के गुड़गांव जा रहा एक ट्रक उज्जैन जावरा रोड पर रुई और गाड़ा के बीच खोरिया फंटे पर पलटी खा गया। हादसे में दबने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 सहायक ड्राइवर घायल हो गए। दरअसल मंदसौर का रहने वाला गोपाल गायरी पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वे मंगलवार रात देवास से गेहूं लेकर गुड़गांव के लिए रवाना हुआ था। उज्जैन जावरा रोड पर रुई और गड़ा ग्राम के बीच खोरिया फंटे पर अचानक ट्रक पलटी खा गया। वजन अधिक होने से गोपाल और उसके साथ ही विश्वजीत और श्याम घायल हो गए। तीनों को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां गोपाल की मौत हो गई। विश्वजीत और श्यामलाल का इलाज जारी है।
भेरूगढ़ थाने के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि ट्राला पलटी खाने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। एएसआई के मुताबिक उन्हेल रोड पर गहरा मोड़ है, संभवतः इसी वजह से हादसा हुआ होगा। ये ट्राला था गेहूं से भरा हुआ, देवास से गुड़गांव जा रहा था, अपने उन्हेल रोड पर खोरिया मोड़ के यहाँ दुर्घटना हो गया और पलटी खा गया था। कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें 3, अभी तक जानकारी में 3 लोग थे, ड्राइवर, सह चालक और कंडक्टर। अच्छा, किसी की मौत भी हुई है? हाँ, इसमें एक मृतक हुआ है। इसमें इसका नाम है गोपाल पिता रतनलाल गायरी, ये भावगढ़ का निवासी है। कितनी उम्र है इसकी? 30 साल के आसपास है उम्र इसकी। जो 2 घायल हुए उनका नाम क्या है? एक इसमें घायल श्यामलाल है, इसको मामूली चोट है, और एक विश्वजीत है, ये भी मंदसौर तरफ का ही है, इसको रेफर कराएंगे। किस इस घटना स्थल क्या है और यहाँ पे क्या अक्सर ऐसी घटनाएं होती है? होती है, मोड़ है अचानक, अंधा मोड़ तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मोड़ है, तो वहाँ पे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है। अंकपात मार्ग पर स्थित व्यास का बाड़ा के पास सरकारी जमीन पर भू माफिया के कब्जे के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को कलेक्टोरेट घेर दिया। मंच पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रफीक कुरैशी और उसके भाई शफीक कुरैशी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर चद्दर के शेड की बाउंड्री वॉल लगाकर गेट लगा दिया है। इनके कब्जे के कारण आसपास की कॉलोनियों में जाने का रास्ता बंद हो गया है। इतना ही नहीं, कब्जा की गई जमीन पर अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। मंच के जिला प्रचार प्रमुख हेमंत सोनी ने बताया कि समस्त हिंदू समाज की तरफ से भू माफिया पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ तो शासन शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अवैध अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ज्ञापन देते समय मंच विभाग संयोजक भेरू सिंह सोलंकी, विभाग सह संयोजक अर्जुन सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष नीलू दीदी चौहान, जिला महामंत्री अमित शर्मा खास तौर पर उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष नीलू दीदी चौहान ने बताया कि रफीक कुरैशी और उनके भाई शफीक कुरैशी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर बच्चे खेलते थे। इस जमीन पर किसी को आने जाने नहीं दिया जाता है। 2 साल से कब्जा है और 2 बीघा के करीब जमीन है। हमने प्रशासन से कब्जा मुक्त कराने का आग्रह किया है। काजीपुरा क्षेत्र है, अंकपात मार्ग पर खसरा नंबर 1204 में शासकीय भूमि है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है रफीक कुरैशी और उनके भाई मुन्ना कुरैशी ने और उनके परिवार ने। तो उस अवैध कब्जे को हम लोग हटाने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उस चीज को हटाई जाए और वहाँ पर खेल कूद और जो गतिविधियाँ होती है बच्चों की, क्योंकि पूर्व में भी वो गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर बच्चे उसमें खेल कूद करते थे और वहाँ पे पूरा महिलाओं का भी कार्यक्रम होता था। तो उस चीज पे रफीक कुरैशी ने कब्जा कर लिया है अवैध कब्जे के रूप में, और वहाँ बाउंड्री वॉल चद्दर की बना दी गई है जिसमें गेट लगा दिया गया है। उस गेट के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता है। कुछ अराजक तत्वों की वहाँ बसावट भी होती है। ऐसे ही इस भू माफिया ने 5 नंबर नाके पर भी बसावट कर रखी है। अवैध कॉलोनियां जगह जगह शहर में काट चुका है। तो हम लोगों का यही निवेदन है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाए। कलेक्टर बंगले में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां सांप निकल आया। बंगले के कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना परिवार को दी, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह की पत्नी और माता बाहर निकल आए। तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग और सर्व उद्यान तारामंडल की संयुक्त टीम ने उसे पकड़ा। वन विभाग की रेस्क्यू टीम के प्रभारी मदन सिंह मोहर और सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले ने सांप को पकड़कर नवलखी वन क्षेत्र में छोड़ दिया। दरअसल सांप रेसल वाइपर प्रजाति का है जो काफी जहरीला होता है। दरअसल सांप रोड क्रॉस कर बंगले के गेट तक पहुंच गया था और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। परिषद कार्यकर्ता छात्रावास की फीस बढ़ाने का विरोध करने आए थे। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय अब तक छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से 7,000 रुपए सालाना फीस लेता था। इसे बढ़ाकर 24,000 रुपए कर दिया गया है। इससे ही विद्यार्थी बेहद नाराज है और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विरोध करने आए थे। विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अध्यक्ष राज मेहता ने बताया कि एबीवीपी छात्र हित की लड़ाई लड़ती रहेगी।
हम तब तक विश्वविद्यालय परिसर से नहीं जाएंगे जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ले ली जाती। जो छात्रावास की फीस थी वो 7,000 थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतना अत्याचार कर दिया है कि उस फीस को सीधे बढ़ा के तिगुनी से ज्यादा 24,000 फीस कर दी है। और छात्र कहाँ से आता है, कोई किस परिवेश से, कोई किस वेश से, और वहाँ से अगर छात्र कोई अमरकंटक से, कोई वाराणसी से, कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से आके यहाँ पर विश्वविद्यालय इसमें इसके लिए पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे फीस कम लगे, छात्रावास की फीस कम पड़े। हर व्यक्ति अपने घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इतना ठीक नहीं रहता, इसीलिए शासकीय गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहता है। लेकिन इनकी जो हरकत है इसको देख के आज हमने विश्वविद्यालय घेराव किया है और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये फीस उसको वापस से 7,000 रुपए लेके नहीं आते हैं। गोवा में कुक का काम करने वाले एक व्यक्ति को सिगरेट नहीं पिलाना महंगा पड़ गया। पवासा के 2 युवकों ने सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। दरअसल लखन पिता बाबूगिरी गोवा में कुक है, उसके भाई उज्जैन में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए वह शहर आया हुआ है। मंगलवार शाम वह भाई के पड़ोसी को लेकर सिगरेट पीने गया था। दोनों सिगरेट पी ही रहे थे। इसी दौरान पवासा निवासी छोटू और सन्नी आए। इन्होंने भी दुकान से सिगरेट लेकर सुलगाई। दुकानदार ने जब दोनों से सिगरेट के रुपए मांगे तो उन्होंने लखन की तरफ इशारा करके कहा, हमारी सिगरेट के पैसे ये देगा। लखन ने जब रुपए देने से मना किया तो दोनों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान एक ने ईंट उठाकर लखन के सिर पर दे मारी। घायल लखन ने पवासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहाँ पे एक लड़का आया, मेरे से बोल रहा है, बोले मेरे सिगरेट के पैसे दो। इसको मैंने मना कर दिया, भाई मैं क्यों दूँ तेरे सिगरेट का पैसा। तो फ्रेंड पहचानता था उसको, तो बोले भाई इसका सिगरेट का पैसा, तेरे सिगरेट के पैसे हम क्यों दें। ऐसे करके ना मगजमारी करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद एक और लड़का आया, वो भी झगड़ने लगा। ऐसे करते छिन्ना छपटी करते करते उसने, फिर मैं घर की तरफ जा रहा था तो उसने उठा के पीछे से ईंट मारा। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार सुबह बृहस्पति भवन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बैठक ली। उन्होंने बताया, शहर और पड़ोसी शहर इंदौर में बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए गुरुवार से जोर शोर से रोको टोको अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम चौराहों पर मौजूद रहेगी और मास्क नहीं लगाने वालों को पकड़कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आती तो उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, पहली और दूसरी वेव के दौरान जो सिस्टम बनाए गए थे उसे फिर से लागू किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में भी गुरुवार से कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती करने के साथ उनका इलाज भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो मरीज संक्रमित है उनके घर के बाहर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। देखिए, कोरोना के जो केसेज अचानक बढ़े हैं और हमारे यहाँ भी कल 22 केस आए, इंदौर में 300 से अधिक केस आए हैं, तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है। और अब जितने भी सावधानियां, जितनी भी कार्रवाइयां, जितने भी सिस्टम्स हम लोगों ने पहली और दूसरी वेव के समय बनाए थे, तो हम लोग वही सारे सिस्टम्स वापस एक्टिवेट कर रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक करके उनके यहाँ जो फीवर क्लिनिक बनने होते हैं, उनके यहाँ जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो निर्धारित होता है, उसके संबंध में चर्चा हुई है। और सभी प्राइवेट अस्पतालों ने इस संबंध में अपनी सहमति भी व्यक्त करी है। कल से वहाँ पर इलाज और भर्तियाँ जो है वो चालू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी अलग से फीवर क्लिनिक बना के जो व्यवस्था हमारी चलती है और सभी के सैंपल्स लेने हैं। जितने भी इस प्रकार के सिम्टम के साथ लोग आते हैं, ये निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस और नगर निगम के साथ में बड़े पैमाने पर कल से रोको टोको अभियान, जिसमें कि मास्क न लगाने पर जो फाइन का प्रावधान है, उसको हम लोग कल से जरूर सुनिश्चित कराएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ, कृपया मास्क पहन कर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि कल से हम लोग बड़े पैमाने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स हैं, वो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके यहाँ प्रॉपर कंटेनमेंट बने, बैरिकेडिंग बने, और उनकी मॉनिटरिंग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर से हो रही है, लगातार उनको फोन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनको दवाइयों की किट मिल रही है नहीं मिल रही, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग कल से शुरू करेंगे। कोरोना का कहर एक बार फिर से शुरू हो गया है। हाल ये है कि मंगलवार देर रात आए बुलेटिन में 22 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सिविल सर्जन सहित चरक अस्पताल की एक महिला चिकित्सक शामिल है। अच्छी बात ये है कि किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। अधिकतर पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। मंगलवार को 1905 लोगों की जांच कराई गई थी। इसमें से 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 21 उज्जैन शहर के और एक नागदा का है। नए संक्रमितों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। अब 57 संक्रमित होम आइसोलेशन और एक संक्रमित कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर में है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक जिले के 1,44,000 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि 15,31,000 लोगों को सिंगल डोज लग चुके हैं।
नागदा से कोटा के बीच 6 जनवरी से नई मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। इसका ठहराव सभी प्रमुख स्टेशनों पर होगा। दोनों शहरों की दूरी 4.5 घंटे में तय होगी। ट्रेन के चलने से उज्जैन से कोटा और बीच के स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बुधवार को ट्रेन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरी झंडी दिखाकर किया है। उद्घाटन के मौके पर ट्रेन को सोगरिया स्टेशन से सुबह 11:30 बजे रवाना किया गया, जो शाम 4:15 बजे नागदा पहुंचेगी। 6 जनवरी से गाड़ी संख्या 06616 कोटा नागदा मेमू स्पेशल ट्रेन कोटा से सुबह 6 बजे चलेगी और सुबह 10:25 पर नागदा पहुंचेगी। नागदा से 06615 नागदा कोटा मेमू स्पेशल ट्रेन दोपहर 2:25 पर रवाना होगी, जो शाम 7 बजे कोटा पहुंचेगी। दोनों ओर से ट्रेनों का ठहराव डकनिया तालाब, दाड़ देवी, अल्निया, रावथा रोड, दरा, कवलपुरा, मोड़क, रामगंज मंडी, झालावाड़ा रोड, धुआंखेड़ी, भवानी मंडी, कुरलासी, गरोट, शामगढ़, सुवासरा, चेमहला, थुरिया, विक्रमगढ़, आलोट, लूनी रीचा और महिदपुर रोड स्टेशनों पर रुकेगी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अपने हिसाब से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ।